हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो है आपके एग्ज़ाम के डेट काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। आप सभी को पता है कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा, नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और उसके बाद ही फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आगे मैं लेके आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि चाहे आप ITI कर रहे हो या अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप बीटेक कर रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक से, तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, चाहे वो ITI लेवल का हो, डिप्लोमा लेवल का हो या बीटेक लेवल का हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं, और टॉपिक का नाम है ऑसिलोस्कोप एंड ट्रांजिस्टर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन वन बाय वन और उसका सॉल्यूशन। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ऑसिलोस्कोप का मुख्य भाग नहीं है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑसिलोस्कोप है क्या। तो ऑसिलोस्कोप CRO को कहते हैं, जिसका नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसका काम होता है किसी भी वेव के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जो भी वेव होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सिग्नल में कितना उसका एम्पलीट्यूड है, कितना उसका फ्रीक्वेंसी है, तो पूरी जानकारी हमें CRO से ही मिलती है। अगर आप में से अगर कोई नहीं देखे होंगे CRO, हालांकि ये आपके ITI के लैब में बिल्कुल उपलब्ध होगा, आपके डिप्लोमा लैब में उपलब्ध होगा, लेकिन अगर मैं फिर भी आपको बताऊं तो आप सभी CRO देखे होंगे। अगर आप कभी मूवी देखे हैं या कोई हॉस्पिटल अगर गए हैं तो देखते होंगे, पेशेंट जब एडमिट रहता है वेंटिलेटर पे या किसी इमरजेंसी ICU में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसका जो हार्ट बीट है वो सब कुछ एक स्क्रीन पे दिखाया जाता है। वो दिखाया जाता है CRO में ही, तो वही है CRO। तो पूछा गया है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप मतलब ऑसिलोस्कोप का मुख्य भाग नहीं है। ऑप्शन है दोलित्र, बी है सॉटूथ जनरेटर, सी है गेट एम्पलीफायर, और चौथा है ये सभी। तो जो ऑसिलोस्कोप होता है उसका मेन पार्ट कहा जाता है CRT को, कैथोड रे ट्यूब को। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सॉटूथ जनरेटर, क्योंकि जनरेटर के ही सहायता से हम उसमें इनपुट सिग्नल देते हैं किसी भी CRO में, और गेट एम्पलीफायर जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो ये दोनों चीज़ तो होते ही हैं। इसमें जो नहीं होता वो है दोलित्र, जिसे हम ऑसिलेटर कहते हैं। ऑसिलोस्कोप में ऑसिलेटर नहीं लगा रहता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में पूछा गया है, ऑसिलोस्कोप में निम्न में से कौन सा भाग पर्दे पर द्विआयामी आकृति दर्शाने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन है वर्टिकल एम्पलीफायर, पैनल कंट्रोल, ट्रिगर, सॉटूथ जनरेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉटूथ जनरेटर, क्योंकि एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन डी, सॉटूथ जनरेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, किसी अल्टरनेटिंग राशि के लिए शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने के लिए लगा समय डैश कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रेस पीरियड। कोई भी जो अल्टरनेटिंग राशि होती है, मतलब जो AC जो भी इंपॉर्टेंस में वो देंगे, तो वो मिनिमम से मैक्सिमम पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रेस पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है, CRO में निम्न में से कौन सी फोकसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। तो CRO में, क्योंकि हम लोग को पता है इसमें हम लोग वेव फॉर्म देखते हैं, तो इसमें फोकसिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी, साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। CRO प्रदर्शित करता है AC सिग्नल, DC सिग्नल, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को ही। अगर AC सिग्नल देंगे तो उसको भी दर्शाएगा, साथ ही साथ ये DC सिग्नल को भी दर्शाता है। मैंने CRO का एक स्पेशल अलग से ही एक टॉपिक बनाया हुआ है, इसमें मैंने पूरा थ्योरी को समझाया है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे देख करके भी बहुत सारा क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जो लिंक दूंगी CRO का, उसमें टोटल थ्योरी बताया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पूछा गया है, CRO में 250 वोल्ट RMS मुख्य AC वोल्टेज की पीक टू पीक वोल्टेज क्या होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब इसका क्या है, 250 दिया हुआ है इसका RMS मान, पीक टू पीक में क्या होता है, √2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 250 × √2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 353.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है, CRO में टाइम बेस्ड सिग्नल निम्न में से किस प्रकार की तरंग प्रदर्शित करती है। तो टाइम बेस्ड सिग्नल जो है वो सॉटूथ तरंग को प्रदर्शित करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किसी CRO की विशिष्टता प्लेट पर 50 मेगाहर्ट्ज अंकित है। इसका अर्थ यह है कि
ऑप्शन दिया हुआ है स्वीप सिग्नल की आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज़ है, क्षैतिज दोलित्र की आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज़ है, वर्टिकल दोलित्र की आवृत्ति 50 हर्ट्ज़ है, इनपुट सिग्नल की आवृत्ति 50 हर्ट्ज़ है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि स्वीप सिग्नल की आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज़ दी हुई है। मतलब अगर विशिष्टता प्लेट पर 50 मेगाहर्ट्ज़ अगर शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि स्वीप सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 मेगाहर्ट्ज़ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, सीआरओ में बीम द्वारा स्क्रीन पर फॉस्फेट से एक निश्चित क्षेत्र को उत्तेजित करने का समय डैश कंट्रोल द्वारा एडजस्ट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइम या फिर डिवीज़न कंट्रोल द्वारा। आप सीआरओ का अगर डायग्राम देखेंगे तो उसमें बहुत सारा जो है पैनल बना हुआ रहता है, वर्टिकल लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, टाइम बेस के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो जब आप देखेंगे उसका डायग्राम तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि उसको किस तरह से क्या क्या उसका फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जब समान आवृत्ति तथा आयाम के सिग्नल सीआरओ की एक्स तथा वाई इनपुट पर आरोपित किया जाता है तब स्क्रीन की परिणामी पैटर्न क्या होता है। तो मतलब ये बोला गया कि जब सीआरओ में हम लोग फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति तथा एम्पलीट्यूड अगर एक्स और वाई इनपुट में हम लोग अगर उसको आरोपित करेंगे तो उसमें क्या पैटर्न बनता है, तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एक सरल रेखा बनता है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में जो है ट्रांजिस्टर बना हुआ है और उसका बायसिंग किया हुआ है। इसमें ये बताना है कि ये जो बायसिंग है कौन सा बायसिंग है। तो पहले मैं थोड़ा ट्रांजिस्टर के बारे में बता देती हूँ। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक ऐसा युक्ति होता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इनपुट सिग्नल को मैक्सिमम करके जब आउटपुट में देते हैं उसे हम लोग ट्रांजिस्टर करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ रेसिस्टर भी कहा जाता है इसे। मतलब इनपुट रेसिस्टेंस का मान जो है वो आउटपुट रेसिस्टेंस में बढ़ा के देना जो काम होता है वो ट्रांजिस्टर का होता है। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप देखें जितना भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ ज़रूर होता है और ट्रांजिस्टर में मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए उसका बायसिंग किया जाता है। तो इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में पूछा गया है कि आखिर इसमें बायसिंग कौन सी की गई है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें 3 टर्मिनल होता है, बेस, एमीटर और कलेक्टर। आप देखते हैं जो ऊपर लाइन है वो कलेक्टर है, नीचे एमीटर है और जिससे इनपुट दिया गया है वो बेस टर्मिनल है। तो देखिए बेस में हम लोग एक एक्स्ट्रा रेसिस्टर लगाए हैं। तो ये कौन सा बायसिंग हो जाएगा, तो ये बेस प्रतिरोधक बायसिंग विधि है। एमीटर में कोई भी रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, कलेक्टर में एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्योंकि उसी लोड के क्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा। सिर्फ इनपुट सेक्शन जो है बेस टर्मिनल उसमें हमने एक एक्स्ट्रा रेसिस्टर लगाया हुआ है। मतलब बायसिंग कहाँ किया हमने, बेस पे किया है। तो ये कौन सा बायसिंग हो जाएगा, बेस प्रतिरोधक बायसिंग हो जाएगा। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बेस प्रतिरोधक बायसिंग। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है ट्रांजिस्टर एक डैश प्रचालित युक्ति है। तो ट्रांजिस्टर जो है वो मेनली क्या करता है कि टोटल जो उसका आउटपुट है वो डिपेंड करता है उसके करंट पे, आउटपुट करंट पे डिपेंड करता है किसी भी ट्रांजिस्टर का आउटपुट। तो इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, एक करंट कंट्रोल डिवाइस। आप याद रखेंगे जब भी ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा जाएगा तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, हमेशा एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। लेकिन कौन सा ट्रांजिस्टर, बीजेटी। अगर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, करंट कंट्रोल डिवाइस। लेकिन अगर क्योंकि ट्रांजिस्टर का बहुत सारा प्रकार होता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एफईटी एक होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि एफईटी क्या है तो वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है कि उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो टोटली इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कि ट्रांजिस्टर क्या है। तो ट्रांजिस्टर क्या है, एक करंट कंट्रोल डिवाइस भी है और एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है जिन ट्रांजिस्टर्स में विद्युत धारा चालन केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा संपन्न होता है वह डैश कहलाता है। तो मैं बता दूं जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें करंट का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है और प्रोटॉन के कारण, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, होल्स के कारण भी होता है।
तो जिसमें दोनों के कारण भी करंट का फ्लो होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट फ्लो होगा और होल्स के कारण भी करंट फ्लो होगा, उसे हम लोग बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्योंकि पोलैरिटी हमें पता है, जो आयंस होता है वो क्या पोलर होता है, पोलैरिटी बोलते हैं उसे हम लोग। तो अगर दो पोलैरिटी के कारण करंट फ्लो होगा तो क्या कहेंगे, बाइपोलर कहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ किसी एक ही आयन के कारण जो है करंट फ्लो होगा, या तो इलेक्ट्रॉन या होल्स के कारण, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिपोलर। यूनि मतलब वन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इन ट्रांजिस्टर्स में विद्युत धारा चालन होल्स तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा संपन्न होता है। तो उसे क्या कहते हैं, मैंने भी जस्ट कहा, अगर दोनों ही के ही कारण करंट फ्लो होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण अगर करंट फ्लो होता तो हम लोग क्या कहेंगे, दो पोलैरिटी के कारण करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ लें। अगर किसी एक आयन के कारण करंट फ्लो हो रहा है तो वो होगा यूनिपोलर, अगर दोनों ही आयन के कारण करंट फ्लो हो तो क्या कहेंगे हम लोग, बाइपोलर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है, निर्वात नालिका की तुलना में ट्रांजिस्टर का लाभ है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती, इसका साइज कम तथा भार कम होता है, ऑप्शन सी, पावर की खपत कम होती है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए पहले मैं इसमें कुछ आप लोग को बता दूं। आपको अगर पता होगा, जो सब बहुत पहले जब कंप्यूटर आया था तो एक रूम के बराबर एक कंप्यूटर हुआ करता था, और उस कंप्यूटर के अंदर जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात नालिका भी कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब। और उस वैक्यूम ट्यूब का साइज़ इतना बड़ा होता था कि एक कंप्यूटर का साइज़ पूरे एक रूम के बराबर हुआ करता था। तो उस वैक्यूम ट्यूब के बाद जो है वो ट्रायक और डायक आया, उसका भी साइज़ काफ़ी बड़ा था, उससे भी जो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते थे उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाया करता था, जिसके कारण जो बिजली की खपत होती थी वो ज़्यादा हो रही थी। तो इसके बाद आया ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के आने के कारण क्या हुआ, जो साइज़ है, चाहे वो कंप्यूटर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, काफ़ी कम हो गया। तो उसका रीज़न क्या है कि वो काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा, साथ ही साथ काफ़ी कम जो एरिया वो लेगा। अगर आप देखते होंगे पहले जो आता था मेमोरी कार्ड मोबाइल का, वो काफ़ी बड़ा आता था, बड़ा मेमोरी कार्ड, लेकिन उसमें स्पेस कितना होता था, 512 MB 200 MB का। तो ये जो स्पेस था, ये अब क्या हो गया, काफ़ी साइज़ छोटा हो गया। छोटा क्यों, क्योंकि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो साइज़ पे अब हम लोग काम करते हैं इंडिया में। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पीको साइज़ पे काम होता है, मीन्स 10⁻⁻12 मीटर के साइज़ में काम होता है, तो वहाँ और भी छोटा हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो इसका क्या क्या फ़ायदा होता है ये हम देख लेते हैं। इसमें क्या था कि ट्रांजिस्टर का क्या लाभ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का, उपरोक्त सभी। इसमें पावर भी कम लगेगा, ठीक है, साइज़ भी कम होगा तो इसलिए भार भी कम होगा, ठीक है, इसमें ऊर्जा उसमें कितनी आवश्यकता नहीं होती। 17 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, पहले वैक्यूम ट्यूब था, फिर ट्रायक डायक आया, उसके बाद ट्रांजिस्टर आया। क्योंकि ट्रांजिस्टर का साइज़ बहुत कम होता है तो वो स्पेस भी कम लेती है, कॉस्ट भी कम होता है, पावर भी कम इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में, ट्रांजिस्टर में कलेक्टर की डोपिंग डैश होती है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। क्या क्या, बेस, एमीटर और कलेक्टर। तो जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर का काम ही क्या होता है कि जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देंगे, सप्लाई देंगे, तो जितने भी उसमें आयन्स है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या फिर उसमें होल्स हो, वो मूव करते हैं, और जितना भी आयन्स है वो जाके जमा होते हैं कहाँ पे, कलेक्टर में। और कलेक्टर सबसे लास्ट में लगा होता है, आउटपुट टर्मिनल है वो। तो जितने भी आयन्स है वो आके कहाँ जमा होते हैं, कलेक्टर में जमा होते हैं। तो कलेक्टर का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए क्योंकि कभी साइज़ में भी क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे बड़ा साइज़ कलेक्टर का होता है, सबसे छोटा साइज़ बेस का होता है, और मॉडरेट साइज़ होता है किसका, एमीटर का। आप ये याद रखेंगे। उसी प्रकार डोपिंग भी क्या होता है, एमीटर में सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाती है, क्योंकि एमीटर क्या है, हमारा इनपुट सेक्शन होता है, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। उसके बाद सबसे कम डोपिंग करते हैं हम लोग किसमें, बेस में, और मॉडरेट डोपिंग करते हैं किसमें, कलेक्टर में। तो क्या होता है कलेक्टर में जो है बेस से अधिक डोपिंग करते हैं और एमीटर से कम डोपिंग करते हैं। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मैंने डोपिंग जो है बता दिया है ऑलरेडी, रेक्टिफायर चैप्टर पढ़ाने में फिर से बता देती हूँ एक बार और। डोपिंग क्या होता है, इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करने से क्या होता है कि जो भी
सेमीकंडक्टर है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर से बनता है, तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, इसलिए डोपिंग करना पड़ता है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कि जो कलेक्टर होता है उसमें बेस से थोड़ा अधिक डोपिंग किया जाता है लेकिन एमिटर से कम डोपिंग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांजिस्टर के चिन्ह में तीर का निशान डैश की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो किसका दिशा दिखाता है ये? ऑप्शन दिया हुआ है एमिटर में इलेक्ट्रॉन करंट, एमिटर में होल करंट, कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन करंट, कलेक्टर में होल करंट। तो कहता है एमिटर में होल करंट को दर्शाता है। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। एमिटर में होल करंट को दिखाता है कौन? एरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में वरीयता दी जाती है, इसका क्या कारण है? तो मैं बता दूं, ट्रांजिस्टर जो है आपको दो टाइप का पढ़ना है। अभी मैंने क्वेश्चन भी बताया आप लोगों को, एक यूनिपोलर ट्रांजिस्टर और एक बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर को हम लोग बीजेटी कहते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो दो प्रकार का होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ ऐड करते हैं तो वो बन जाता है पीएनपी बीजेटी। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। और जब किसी पी टाइप को दो एन टाइप के साथ जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन को अधिक वरीयता दी जाती है, क्यों होता है? उसको अधिक जो है वैल्यू दिया जाता है। इसका क्यों होता है? कारण क्या है इसका? तो इसका कारण ये होता है कि प्रचालन तापमान जो है उसका रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है, किसका? एनपीएन का, इसलिए उसको अधिक वरीयता दी जाती है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किसी ट्रांजिस्टर में तापमान वृद्धि होने पर कलेक्टर धारा, तो जब भी हम लोग किसी ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो कलेक्टर क्या हो जाता है? कलेक्टर की जो वैल्यू है, ठीक है, करंट की वैल्यू वो बढ़ जाती है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बढ़ जाती है। हमको पता है कि 3 टर्मिनल होता है ट्रांजिस्टर में, और तीनों टर्मिनल का क्या होगा? एक करंट होगा, एमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? कलेक्टर करंट का मान बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ट्रांजिस्टर में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? मैंने अभी जस्ट बताया कि कलेक्टर का साइज हम लोग सबसे बड़ा रखते हैं, और सबसे छोटा क्या होता है? बेस होता है, और मॉडरेट होता है एमिटर। क्योंकि जितना भी आयंस है सब जाके कहाँ जमा होता है? कलेक्टर में, इसलिए कलेक्टर का साइज जो है वो बड़ा रखना पड़ता है। तो क्या आंसर है 23 का? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ट्रांजिस्टर में सबसे कम व सबसे अधिक डोपिंग क्रमशः होती है। ठीक है, तो मैंने बताया था क्योंकि एमिटर में क्या करते हैं हम लोग? इनपुट देते हैं, तो सबसे अधिक डोपिंग किस में करते हैं? हम लोग एमिटर में करते हैं। और सबसे कम डोपिंग किस में करते हैं? बेस में करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 24 का, सबसे अधिक डोपिंग करते हैं एमिटर में, सबसे कम करते हैं बेस में। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ट्रांजिस्टर में डैश जंक्शन व डैश टर्मिनल होते हैं। तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है? मैंने भी कहा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अभी मैंने बताया भी कि एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। कोई भी ट्रांजिस्टर चाहे वो यूनिपोलर हो या बाइपोलर हो, टर्मिनल उसमें 3 ही होते हैं। तो टर्मिनल तो 3 हो जाएंगे, जंक्शन कितने होते हैं? उसमें 2 होते हैं, पी एन पी मैंने बताया अभी, और एन पी एन। तो जब जोड़ेंगे तो जंक्शन कितना बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल, 3 टर्मिनल होते हैं। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है, यदि ट्रांजिस्टर का एमिटर जंक्शन तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में हो तो ट्रांजिस्टर कार्य करेगा। फिर से आप देख लीजिए कि यदि ट्रांजिस्टर का एमिटर जंक्शन तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में काम करेगा, मतलब क्या है? हमें पता है एमिटर हमारा क्या है? इनपुट सेक्शन, और कलेक्टर क्या है? आउटपुट सेक्शन। तो अगर उसमें क्या होगा? रिवर्स बायस होगा, तो वो किसके प्रकार काम करेगा? एक स्विच के रूप में काम करेगा। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्विच के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा समान होती है, किसमें? मतलब बोला गया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, उसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो ये कार्यप्रणाली जो है वो क्या किसमें होता है ऐसा? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रायोड में। किसमें होगा इसका काम? किसमें होता है? ट्रायोड वाल्व में होता है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ट्रायोड वाल्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ट्रांजिस्टर को
ट्रांजिस्टर को अधिकांश जर्मेनियम अर्धचालक की तुलना में सिलिकॉन का उपयोग करके बनाया जाता है, क्योंकि यह डैश। तो मैं आपको बता दूं एक जो बात है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर से। वो भी कौन से सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से। मैक्सिमम जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखोगे वो बनाया जाता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से। तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। उच्च बाधा वोल्टेज, उच्च प्रतिरोध परास, उच्च तापीय स्थिरता, उच्च धारा वहन क्षमता। तो जो सिलिकॉन होता है उसमें क्या होता है, जो सिलिकॉन से जो हम लोग जो भी बनाते हैं डिवाइस में क्या होता है कि उसका धारा वहन क्षमता जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम लोग रिवर्स बायस में करते हैं तो धारा क्षमता क्या, धारा वहन क्षमता जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि अधिक टेम्परेचर पे भी ये ख़राब ना हो। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था पार्ट 1 जिसमें मैंने 28 क्वेश्चन आप लोगों को कुल बताया है आज ट्रांजिस्टर और ऑसिलोस्कोप चैप्टर से। अभी और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में दोहराए जाते हैं। इसका पार्ट 2 जो है ये भी जल्द आ जाएगा, ये पार्ट 1 है। इस जो भी क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से देख लें। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। ये टॉपिक आप निमी ऑनलाइन टेस्टिंग जो मैंने आप लोगों को बताया था, निमी मॉक टेस्ट का जो ऐप है उसमें भी जाके इस जितने भी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से आप उसे बनाएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर इसका सोल्यूशन बताऊंगी। और अपनी प्रैक्टिस जो है वो आप जारी रखें। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट ज़रूर करें और जुड़े रहे ITI इन्फोटेक चैनल के साथ, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा और बहुत सारा टॉपिक के भी एग्ज़ाम जो है अब नज़दीक आने वाला है। तो अब इस तरह से आपके जितने भी आप पेपर हैं सारे जो है थ्योरी के हों या फिर आपके ड्राइंग के हों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप टाइम टू टाइम इस चैनल पे आते रहेंगे। तो हर जानकारी के लिए जुड़े रहें ITI इन्फोटेक के साथ।